हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे इंडिया टीवी के देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बहुत ही कह सकते हैं कि साफ शब्दों में बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि जिस तरह से कोशिश हो रही है जॉर्ज सोरोस की ओर से कि वो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में दखल अंदाजी करे, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पूरा मामला किस तरह से सामने आया? देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं है जब जॉर्ज सोरोस ने इस प्रकार की बातें कही हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या भारत में एक चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के खिलाफ। इससे पहले भी अगर आप देखें तो चाहे भीमा कोरेगांव का जब मसला आया था, उस समय नक्सल को लेकर जो कार्रवाई की जा रही थी उसके खिलाफ एक मुहिम चला था, उसमें भी जॉर्ज सोरोस का नाम आया था। डेली राइट्स जब हुए थे उसमें भी जो जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिएक्शन आने कुछ शुरू हुए थे उसमें भी जॉर्ज सोरोस का नाम आया था। इसके अलावा 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से भारत का रिजल्ट रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, उसके बाद भी जॉर्ज सोरोस की निराशा सामने आई थी। तो एक लंबा उनका इतिहास रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नापसंद करने का, लेकिन इस बार वो थोड़ा और आगे बढ़ गए हैं और इस बार उन्होंने फंडिंग की है इस बात के लिए कि किस प्रकार से भारत की जनता ने जिस एक सरकार को चुना है, जिस पार्टी को चुन के उसे सरकार में बैठाया केंद्र की सत्ता में। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उसे किस प्रकार से डिस्टेबलाइज करने के लिए वो फंडिंग करेंगे और वैसा एक ओपिनियन मेकिंग करेंगे, क्योंकि इसका जो पैटर्न देखें, काम करने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार का होता है कि वहाँ से अगर वो फंडिंग दे रहे हैं तो देश में भी कई ऐसे लोग होंगे जो कि एनजीओ के मार्फत, वैसे एनजीओ के मार्फत उन्हें फंड की जाएगी। फिर उनका एक पूरा इकोसिस्टम होता है, उस इकोसिस्टम में एक नैरेटिव, खास तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को अटैक करने वाली हो। तो कुल मिलाकर कॉन्स्पिरेसी इस प्रकार की दिखाई जा रही है कि उनके तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं और इसके लिए ये पहला अवसर नहीं है जब ये अडानी मामले को लेकर उन्होंने कहा है। इससे पहले आप देखें तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि 2018 से कई सारे मामले आपको ऐसे दिखेंगे जब भारत की चुनी हुई सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया हो। जी देवेंद्र, 2 चीजें बहुत ही क्लियर है जो इसमें आपसे भी मैं जानना चाहता हूं। पहली चीज है कि $1 बिलियन का फंड तैयार किया जिसमें कहा जाता है कि हम नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को, यानी कि राष्ट्रवादी सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे। दूसरी बात जब वो कहते हैं कि मोदी विल हैव टू आंसर ऑन अदानी इन पार्लियामेंट एंड दिस विल सिग्निफिकेंटली वीकन मोदी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन इंडियाज फेडरल गवर्नमेंट, आई एक्सपेक्ट अ डेमोक्रेटिक रिवाइवल इन इंडिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम एनजीओ को फंड देता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेसमैन है, वो इस तरह के पॉलिटिकल जब स्टेटमेंट लेकर आता है तो इसका मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से इसका मतलब वही होता है जो स्मृति ईरानी बता रही थी कि जिस प्रकार से भारत की जनता ने किसी एक पार्टी को चुन के, किसी एक व्यक्ति को चुन के देश का प्रधानमंत्री बनाया, उस सरकार को बैठाया और वहाँ पर उस सिस्टम में ये कहना कि हाँ ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये वीकेंड कर रहे हैं, इसके लिए मैं फंड दूंगा। वो फंडिंग का जो प्रक्रिया होगी, जो मोडस ऑपरेंडी होगा, वो इस प्रकार से होगा कि यहाँ बहुत सारे जो एनजीओ होंगे, चाहे देश में काम करने वाले एनजीओ हों या जो विदेशी एनजीओ हों, उनको वो फंड दिया जाएगा। उसके बाद वो एक नैरेटिव और एक ओपिनियन बनाने की कोशिश ये करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करके, जैसे राफेल मामले में भी आपने देखा होगा कि उसमें भी जॉर्ज सोरोस का नाम सामने आया था कि राफेल डील को लेके जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे थे, उन आरोपों पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें जॉर्ज सोरोस का नाम था। तो कई सारे दृष्टांत ऐसे रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, देश की चुनी हुई सरकार पे अटैक करने का उन्होंने ये तरीका और एक तरह से आप कह सकते हैं कि हथकंडा अपनाया है। लेकिन इस बार जो रिएक्शन आया वो पहली बार ऐसा दिखा कि देश की केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में आकर रिएक्ट किया। उसके पीछे वजह वो यही बता रही थी कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमेज पे आप चोट पहुंचा रहे थे, वो समझी जा सकती थी कि आप चोट पहुंचाएं, आपकी मर्जी, लेकिन अगर देश की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए आप फंड दे रहे हैं $1 बिलियन का, वो पैसे खर्च करेंगे, तो ये निश्चित तौर पे देश का कोई भी हिंदुस्तानी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है देवेंद्र की ये बात समझ में आती है कि कोई किसी पॉलिसी को लेके किसी की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल शायद, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई आप जो व्यक्ति रिसर्च करता है, जिसका एजुकेशन से लेना देना है, फिलैंथ्रोपिस्ट अपने आप को कहते हैं, लेकिन बेसिकली जो एक व्यक्ति बिजनेस यानी कि प्योर बिजनेस में काम करता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, जिसका हेज फंड अलग अलग दुनिया के कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, उसका क्या इंटरेस्ट है भारत में कि वो यहां के पॉलिटिकल सिस्टम को हटाना चाहता है? ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित तौर पे वो चाहते हैं कि उनका जो प्रेशर ग्रुप है वो उसके हिसाब से ही हर देश में काम होता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से केंद्र की सरकार रही है, जाहिर तौर पे ऐसे किसी प्रेशर के सामने झुकती नहीं है। और आप देखें तो आपको कई सारे उदाहरण ऐसे देखने को मिल जाएंगे जब सेट अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देने का काम भारत की तरफ से किया गया, और इसमें आपको अनेक उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। जैसे अभी का ही उदाहरण आप देखें तो रूस यूक्रेन वॉर में जिस प्रकार से भारत ने अपनी पोजिशनिंग की, जाहिर तौर पर यूरोप और अमेरिका में बैठे हुए बहुत सारे प्रेशर ग्रुप के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है, और वहाँ पर वो कोई ना कोई तरीका ये अपनाते हैं कि किस प्रकार से इस तरह का नेतृत्व को चुनौती दी जाए
जो कि उनके प्रभुत्व को ठेंगा दिखाने की कोशिश करता है या उनका प्रभुत्व मानने से इनकार करता है। तो कुल मिलाकर अगर पूरे एपिसोड को अगर आप देखें तो ये बात सबसे ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे दिल्ली में अगर राइट हो रहा है उसकी क्या वजह थी सबको पता है, लेकिन अगर वहाँ पे जॉर्ज सोरोस बैठे हो अमेरिका में और वहाँ से अगर वो रिएक्ट कर रहे हो और उसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हो तो समझा जा सकता है कि उनकी मंशा क्या हो सकती है। और ऐसे अनेक उदाहरण हमने आपको बताया, चाहे भीमा कोरेगांव का मामला हो, राफेल का मामला हो, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो कुल मिलाकर जॉर्ज सोरोस की एक ज़रूर कोशिश है कि जो ओपिनियन वो रखते हैं सिर्फ वो ओपिनियन ना रखें बल्कि उसके लिए अपने अकूत संपत्ति जो उनके पास है उस पैसे को खर्च करके भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाए। तो बिल्कुल ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं बाहर बैठा एक व्यक्ति जो कि एक धनी व्यक्ति है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो भारत में पैसे के दम पर यहां के सिस्टम को, यहां के पॉलिटिकल सिस्टम को क्या हाईजैक करना चाहता है। एक बहुत गंभीर ये मामला सामने आया जिस पर हम लगातार देवेंद्र से बात कर रहे हैं। इसको लेकर स्मृति ईरानी ने अपना बयान दिया, लेकिन आपको जरा सुनाते हैं कि आखिरकार जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री को लेकर, भारत को लेकर आखिरकार क्या बयान दिया था। एक बार सुनिए। इंडिया, मोदी and business tycoon Adani are close allies. Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।